और व्यूअर्स क्या हाल है आपके। तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज का लेक्चर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन्स। ठीक है, तो मशीन्स चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। तो अगर आपको ये चैप्टर के बारे में ना कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। एज आज हम लोग जाएंगे एकदम जीरो टू हीरो। ठीक है, जैसे मान लो आपको वीडियो देखने से पहले कुछ भी नहीं मालूम था, जब वीडियो देख के चल जाओगे तो आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इस पर बात पे आएगा। पहले समझते हैं मशीन्स होता क्या है। तो मशीन अगर आप हमारे भाषा में समझते हैं, ठीक है, तो मशीन असल में हम बताते हैं आपका वो बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई भी एक काम करना है, तो वो काम करने में ना आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आपका वो काम बहुत जल्दी हो जाए, या तो आपका जो काम है ना उसमें बहुत कम एफर्ट लगाया आप और वो काम आपका आसानी से हो जाए। ठीक है, मतलब उसमें आपको ताकत वाकत कम लगाना पड़ा और आपका या तो काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। जैसे आप काम अभी भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन या तो आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता, आप वो काम करके थक जाते, या आपको वो काम करने में बहुत ज़्यादा देर लगता, आपको पूरा दिन ही पार हो जाएगा करते करते। तो वो सब चीज़ मतलब क्या कहते हैं, हमारे दोस्त का हेल्प लेते हैं। तो वैसे ही हमारा मशीन से, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आपस का चीज़। ठीक है, अब असल में समझते हैं मशीन बुक वाले लैंग्वेज। ठीक है, तो अ मशीन इज़ अ डिवाइस बाई विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड। ठीक है, at some point by applying a small force or effort at a convenient point and in a desired direction or by which we can gain speed। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से ना तीन चीज़ मालूम चल रहा है। ठीक है, तीन चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स, मतलब एक बहुत ज़्यादा भारी लोड या कोई भी भारी भरकम चीज़ है, आप उसको बहुत कम एफर्ट लगा के उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये बता रहा है आपको कि ये फोर्स आपका क्या कहते हैं, मतलब मशीन आपका एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी काम करता है। मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर ऐसे भी काम करता है। दूसरा शायद स्पेलिंग दिक्कत है, छोड़ दो यार, ऐसी समझो। ठीक है, एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स लगा के आपका ज़्यादा बड़ा अच्छा काम हो जा रहा है। ठीक है, एक कन्वीनियंट पॉइंट पे भी आप कर सकते हो। वो कैसे? बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट या फोर्स, मतलब जो आप लगा रहे हो, ठीक है, इनपुट वाला, तो आप उसको चेंज करके भी ना आप अपना काम आसान कर सकते हो। ठीक है, अब सबका बताएंगे हम क्या क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो आपका एक ये बता रहा है कि या वो एक फोर्स मल्टीप्लायर जैसा भी काम कर सकता है, आपका एफर्ट का डायरेक्शन भी चेंज करता है। अब एक और लिखा हुआ है, वो क्या है? गेन स्पीड, मतलब ये एक स्पीड मल्टीप्लायर जैसा भी काम कर सकता है, मल्टीप्लायर जैसा भी काम कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि आपका कोई भी काम करने में जो आपको आसानी करे वो आपका मशीन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बॉक्स रखा हुआ बहुत ज़्यादा भारी, ठीक है, मान लो 100-200 किलो का रखा हुआ, आप उसको नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, 100-200 किलो ज़्यादा हो गया, मान लो 50-60 किलो का, ठीक है, रखा हुआ, आप उसको नॉर्मली नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, कोई बॉडी बिल्डर होगा कि उठा लेगा, लेकिन उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या किए, आप एक क्रोबार लाए और आपको नीचे ऐसे फंसाए और ऐसे उठाए और एकदम इजीली उठ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी नीचे काम करना, आपको नीचे झाड़ू लगाना, जो भी सफाई करना, आप वो किए, फिर क्रोबार हटा दिए, आपका जो काम करना था वो हो गया। तो असल में यह हुआ क्या, क्योंकि देखो यहाँ बड़ा सा फोर्स था, आप इजीली नहीं उठा पा रहे थे, आप क्रोबार के हेल्प से किए, एकदम हल्का सा ही फोर्स लगाया आप। तो ये यहाँ पे जो आपका मशीन था ना क्रोबार, वो काम क्या किया आपका? फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, और दूसरा स्पीड मल्टीप्लायर समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कपड़ा क्लॉथ है, ठीक है, तो आपको मतलब ऐसा बात नहीं कि आप क्लॉथ फाड़ नहीं सकते, आराम से फाड़ सकते, लेकिन वही बात है कि आपको फाड़ते फाड़ते एकदम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका वो जो डिज़ायर्ड आपको शेप चाहिए वो भी आपको ना मिले, तो आप सीजर का यूज़ करते हो। ठीक है, आप सीजर से क्या किए, एकदम डिज़ायर्ड डायरेक्शन में काट ही रहे हो, एकदम शेप आपको मिल ही रहा है, लेकिन ऊपर से आप बहुत जल्दी जल्दी भी काटते हो। जैसे एक बार में खच 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 2-3 सेकंड में आप देखते हो पूरा क्लॉथ कट हो जाता है, लेकिन वही आप जब फाड़ने जाओगे ना, एक तो वो आड़ा तिरछा कटेगा, मतलब फटेगा, और उसके बाद वो टाइम भी ज़्यादा ले रही है, फट ही नहीं रहा है, कहीं आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ जो आपका सीजर है वो काम का क्या करेगा? स्पीड मल्टीप्लायर का। ठीक है, अब ये दोनों तो समझ में आ गया, यूजफुल भी लग रहा है सुनने में। भाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, मतलब जब एफर्ट लगा ही रहे हैं ना, तो उसमें कुछ फोर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है ना स्पीड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो असल में हमारा हेल्प करेगा, तो करेगा कैसे, है ना? क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ज़रा समझते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पुली है, ठीक है, पुली जैसे मान लो हुआ है, नीचे बाल्टी है, आपको पानी निकालना है, पुली उली नहीं है, आप कैसे निकालोगे? पुली नहीं है आपके पास, नीचे बाल्टी है, रस्सी आपके हाथ में, कैसे? ऐसे ऐसे करके निकालोगे।
तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे आपको ज़्यादा ताकत लगेगा, आप ऐसे खींच रहे हो, ठीक है। ऊपर से आपको ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाएगा, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जैसे काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट वही अगर मान लो पुली रहा को तो आप कैसे खींचोगे, ऐसे ऐसे, आपका एफर्ट का डायरेक्शन क्या है, नीचे, लेकिन आपका बाल्टी क्या जा नीचे जा रहा है, नहीं बाल्टी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आपका एफर्ट का डायरेक्शन नीचे है और कहीं ना कहीं आपको ग्रेविटी हेल्प भी करेगा, ग्रेविटी आपको नीचे टानने में हेल्प भी करेगा। तो आपका एफर्ट कम लगेगा और बहुत ईजिली जितना भी आपका लोड रहेगा आप उसको खींच लोगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आसान आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2-4 टेक्निकल टर्म है, उसको पढ़ लेते, समझ लेते, तब आपको ज़्यादा अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, वरना चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पहला आपका मोस्ट जो यूज़ होने वाला हुआ आपका लोड, ठीक है। अब हमको लगता नहीं इस पर कुछ बोलना चाहिए, ठीक है। लोड मतलब सिंपली जो जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे जो बाल्टी हम लोग निकाल रहे थे पानी, तो जो बाल्टी में पानी था ना वही हमारा लोड है। और जो हम यहाँ एग्जांपल दिए बॉक्स वाला कि भारी सा बॉक्स है, तो हम लोग उसको ऐसे करके उठा रहे, तो वो बॉक्स ही हमारा लोड है, ठीक है, सिंपल। तो लोड बताने ऐसा कुछ था नहीं। दूसरा आपका एफर्ट, एफर्ट मतलब वही जो आप लगा रहे हो, ताकत जो लगा के उठा रहे हो वही आपका एफर्ट हो गया, ठीक है। जो फोर्स लगा के आप उठा रहे हो वही आपका इनपुट वाला जो हुआ एफर्ट, ठीक है। अब ये सब के बाद आपका एक और टेक्निकल टर्म आता है और वो बहुत समझने वाला चीज़ है, तो हम ये वाला चीज़ मिटा दे रहे हैं। अगर आप कुछ नोट करना होगा तो आप पोस्ट कर लीजिएगा। एक और है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, सिंपली शॉर्ट फॉर्म में MA, ठीक है। ये असल में क्या होता है ना, रेशियो होता है, रेशियो आता है आपका लोड अपॉन एफर्ट का रेशियो होता है, ठीक है। ये आपका बन गया फॉर्मूला, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आगे आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, रेशियो है किसका, लोड अपॉन एफर्ट का, ठीक है। और ये मैकेनिकल एडवांटेज ना बहुत कुछ आपको बताया जाता है, ठीक है, बहुत कुछ। जैसे अगर मान लो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है ना <<1 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा ना, मतलब जो भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज <<1 है, ठीक है, आप कैलकुलेट किए लोड अपॉन एफर्ट करके, तो ये आपका कौन सा टाइप का मशीन होगा, स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। और वही अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज <<1 आ गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ हो सकता है, देखो एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। अब एक और क्या हो सकता है, एक =1 भी तो हो सकता है, लोड और एफर्ट दोनों इक्वल भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। तो ये सब चीज़ में क्या होगा, चेंज इन दी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, वो जो बताए थे पुली वाला एग्जांपल, ठीक है। तो आपका बेसिकली मशीन 3 ही टाइप का होता है, वो 3 टाइप इसमें कवर हो जाता है। आपको मैकेनिकल एडवांटेज से आपको सब मालूम चल जाएगा मशीन का, कि वो स्पीड मल्टीप्लायर जैसा काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर जैसा काम करेगा, या फिर ये दोनों काम ना करके आपका बस डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। और एक और बात, मैकेनिकल एडवांटेज आपका रेशियो है, ठीक है। तो इसका जो आपका यूनिट होगा ना वो होगा आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या यार, वो रेशियो है, रेशियो का यूनिट कुछ थोड़ी होगा यार, हम मजाक कर रहे थे, ठीक है। रेशियो का यूनिट कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब एक और बात, मशीन जो होता है ना, या तो वो एक टाइम पे स्पीड मल्टीप्लायर होगा, या तो वो एक टाइम पे फोर्स मल्टीप्लायर होगा, दोनों साथ साथ कभी नहीं होगा, ठीक है। या तो स्पीड मल्टीप्लायर होगा या तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, दोनों साथ साथ नहीं होगा, एकदम इंपॉर्टेंट वाला बात है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आता है MCQ में। अब मैकेनिकल एडवांटेज जैसे ही एक और चीज़ है, इसको हम रब नहीं करेंगे, इस वाले साइड को रब करके वो समझाते हैं, ठीक है। और वो है आपका वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है, आपका वेलोसिटी रेशियो का, ठीक है। देखो यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, यहाँ लोड ऊपर था और यहाँ एफर्ट ऊपर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, दोनों फार्मूला में याद करना। और इसके ऊपर ना मतलब एक जैसे आप कैसे लिखोगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे करके पढ़ो तो क्या होगा, MALE मेल, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये
मैकेनिकल एडवांटेज इससे हो गया। और आपको इतना समझ में आना कि इसका उल्टा होगा आपका वेलोसिटी रेशियो। उल्टा मतलब कि आपका एफर्ट ऊपर आएगा और लोड आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो आप वो उतना कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए था, आपको लेना है तो, नहीं लेना है तो अपने मन जैसे आपको याद करना है याद करो, ठीक है, कोई बात नहीं। वेलोसिटी रेशियो होता है ये, ठीक है। और ये वेलोसिटी रेशियो होता है तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, तो नो यूनिट। और वेलोसिटी रेशियो भी आपका बहुत कुछ बता जाता है, ठीक है। बहुत कुछ मतलब एज इट इज़ सेम जैसे मैकेनिकल एडवांटेज जैसे, ठीक है। जैसे वेलोसिटी रेशियो आपका लेस देन 1 आया तो आपका क्या होगा, सेम इसी के जैसा, स्पीड मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर वेलोसिटी रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 आया तो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। एकदम सेम सेम मैकेनिकल एडवांटेज जैसा। और अगर आपका वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 आ जा रहा है तो वही चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एकदम सेम सेम जैसा। अब ये भी समझने वाला चीज़ है, जैसे मान लो वेलोसिटी रेशियो क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। क्या अगर मान लो आपका वेलोसिटी रेशियो आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब जो आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट है ना वो ज़्यादा है और वेलोसिटी ऑफ लोड कम है, मतलब आप बहुत तेज़ी से उसमें काम कर रहे हो लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है, तो सिंपल बात मालूम चले कि वो स्पीड मल्टीप्लायर तो नहीं होगा। और अगर वो स्पीड मल्टीप्लायर नहीं है तो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, सिंपल बात। और चेंज इन एफर्ट भी हो सकता है, मतलब बस बता रहे आप, ठीक है। और दूसरा वाला आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, लेस देन 1 हो रहा है, ठीक है। लेस देन 1 कब होगा, जब आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कम होगा और आपका वेलोसिटी ऑफ लोड ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। आपका डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होगा ना तो आपका हमेशा वैल्यू 1 से कम ही आने वाला है, कुछ पॉइंट में ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग दिस। और आपका न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा तो वो आपका एक से ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो आपका जब लोड का क्या कहते हैं, वेलोसिटी ज़्यादा, लोड का वेलोसिटी ज़्यादा मतलब लोड बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, मतलब आप बहुत धीरे धीरे से उसमें कुछ भी काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो और लोड आपका बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तेज़ी से काम कर रहा है मतलब स्पीड मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो स्पीड मल्टीप्लाई जैसा काम होगा, इसलिए वो लेस देन 1 वाला पे आपका ये आ रहा है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है, अब वो इसी से डेराइव होता है, ठीक है। आप वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को ऐसा भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और आप लोड, वेलोसिटी ऑफ लोड को भी ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम टी दोनों में सेम चुन लिए हैं, ये आपको समझाते हैं। जैसे मान लो आपका एक कार है, कार ऐसा है, ठीक है। यहाँ आपका टायर क्या हो गया, पंचर हो गया, ठीक। तो आप क्या नीचे क्या लगाते हो, आप जैक लगाते हो, ठीक है। अब जैक को क्या करते हो, आप उसे घुमाते हो हल्का हल्का, तो आपका कार हल्का हल्का लिफ्ट होता है, आप टायर चेंज कर देते हो। अब ऐसा बताओ कि आप मान लो 4 सेकंड तक वो जैक को हिलाए, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि 4 सेकंड आप जैक को हिलाए, ठीक है, और वो 6 सेकंड तक आपका मतलब जो लोड है आपका वो ऊपर लिफ्ट होते ही आ रहा है। अब जितना देर तक हिलाओगे, मतलब उसको जितना देर तक घुमा रहे हो उतना देर तक ही ना वो ऊपर आएगा। ऐसा थोड़ी कि आप 2 ही सेकंड तक चलाए और वो 4 सेकंड तक ऊपर जाए आ रहा है, या फिर आप 2 सेकंड तक चलाए और वो एकदम ही नहीं हिला, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों का जो टाइम होगा ना मूवमेंट का या कोई भी चीज़ का, दोनों का सेम होगा। भले हाँ ये हो सकता है कि हाँ आपका एफर्ट का डिस्टेंस ज़्यादा हो और लोड का डिस्टेंस कम हो, लेकिन दोनों जो टाइम टेकन होगा ना आपका, दोनों का टाइम सेम होगा। कोई भी चीज़ में ले लो, ठीक है। जैसे मान लो वो भारी सा बॉक्स भी रखा होता, आप यहाँ फंसाए उसको, हल्का सा एफर्ट लगाए, जिस टाइम ड्यूरेशन में आप इसको हिला के ऐसे उठा रहे हो ना उतना टाइम ड्यूरेशन में वो भी उठ रहा होगा, या तो उसमें भी जो वर्क हो रहा है वही टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप इसमें करके चल गए, आप इधर पार्टी वार्टी घूमने चल गए और उसके बाद यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो टाइम ड्यूरेशन में आप उसमें काम करें वही टाइम ड्यूरेशन में उसमें काम होगा, तो दोनों में टाइम सेम होने वाला है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी रेशियो का, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। तो आप इसके जगह ये भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड अपॉन टाइम अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड अपॉन टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आपका एक और फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड। तो आपका वेलोसिटी रेशियो का एक और फॉर्मूला आ गया, वो ये आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपका यूज़ होता है बेसिकली, हम बताएं तो न्यूमेरिकल में, एज हर जगह आपका वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा, आपको बस डिस्टेंस दे दिया जाता है और उससे आपको निकालने बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं एक और छोटा सा चीज़ है, उसको समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका है मशीन, ठीक है।
ठीक है, आप इस पर कुछ एफर्ट डालें, कुछ भी काम किए, फोर्स डाल के एफर्ट डाल रहे, ठीक है। और यहाँ पे आपका है लोड। अब ये मशीन क्या करेगा, इस लोड पे कुछ ना कुछ वर्क कराएगा। तो ये जो आप एफर्ट डालो ना, इसको कहते हैं हम लोग वर्क इनपुट। और ये जो मशीन लोड पे काम करे, जो भी काम करे, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वर्क आउटपुट। और एक इम्पॉर्टेंट आपका टेक्निकल टर्म होता है, वो होता है आपका एफिशिएंसी, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक एन और इसका ऐसे आगे वाला लंबा सा रहेगा, ठीक है, एफिशिएंसी। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होगा। और ये जो एफिशिएंसी होता है ना आपका, हमेशा मतलब परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 और ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में आंसर, ठीक है। ये थोड़ा हटा देते हैं, आपका ये आ जाएगा आंसर परसेंटेज में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, आप इसको नोट आउट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स के बारे में। तो मशीन का भी एक प्रिंसिपल होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ मशीन, टॉपिक का नाम है ये, ठीक है। और ये कहता क्या है कि ना, कि आपका जो आउटपुट एनर्जी होगा ना, वो आपके इनपुट एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको समझते हैं अच्छा से। ये कह रहा है ये कि आपका जो आउटपुट एनर्जी आपका जो वर्क पे निकल के आएगा ना, वो आपका इनपुट एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब मशीन ना आपका कुछ एनर्जी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ ऐसा नहीं करे, उसके पास ऐसा कोई औकात नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले ही पढ़े कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी के साथ हम लोग ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और वो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था ना, कि बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये भी असल में इसका प्रिंसिपल ऑफ मशीन भी यही कहता है कि हम लोग भी बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करें, उसके साथ कुछ अलग नहीं कर रहे, ठीक है। बट ये जो केस हम अभी बताए ना, ये सिर्फ इस मशीन के साथ ही वर्क करेगा, ठीक है। अरे भैया आप ये क्या लिख दिए, आइडियल मशीन, ठीक है। आइडियल मशीन क्या है, और इसके मतलब एक और होता है एक्चुअल मशीन। ये दोनों क्या भला है, ये दोनों को अच्छे से समझते तब जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आइडियल मशीन क्या होता है, आइडियल मशीन ये होता है ना, मतलब सिंपल आसान भाषा में बोला जाए तो, जिसका एफिशिएंसी आपका 100% हो, ठीक है। और एक्चुअल मशीन जिसका एफिशिएंसी 100% ना हो, उससे कुछ कम हो। अब एफिशिएंसी क्या है इसके बारे में बताएंगे, इससे पहले हम बस आपको फॉर्मूला लिख के छोड़ दिए थे, कुछ समझाए नहीं थे उसके बारे में, तो इसको भी अच्छा से समझेंगे। पहले समझते हैं आइडियल मशीन क्या है। आइडियल मशीन मतलब कि आप उसमें जितना इनपुट मतलब एनर्जी जितना दे रहे हो ना, वही आपको यूजफुल आउटपुट एनर्जी ला के आपको दे रहा है। वो बीच में कुछ उसका एनर्जी का लॉस नहीं होना है। एनर्जी का लॉस मतलब वो एनर्जी आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ इस मशीन में नहीं होता। अगर आप उसमें 100 यूनिट एनर्जी दे रहे हो, तो वो आपका आउटपुट में 100 यूज़फुल एनर्जी ला के देगा ही देगा, वो कहीं जाके आपका एनर्जी लॉस नहीं होगा। अब समझते हैं एक्चुअल मशीन क्या है, क्योंकि ये तो सिंपल सा बात है, आसान से समझ में आया कि यही बोल रहा है, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी, सिंपल बोला जाए तो। अब एक्चुअल मशीन क्या होता है, एक्चुअल मशीन होता है हमारा असल में जो मशीन होता है। एज आइडियल मशीन होता है, आप एक तरह से कह लो तो फेक। ऐसा होना पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा होना पॉसिबल है ही नहीं, मतलब रियल लाइफ में देखा जाए तो, ठीक है। ये बस बुकिश लैंग्वेज में बोल सकते हो कि हाँ आपको ये बॉडी वेट को मासलेस कर दो, फ्रिक्शन लेस कर दो, बट ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल मशीन होता है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। मान लो फैन, ठीक है, तो फैन क्या करते हैं, हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो ठीक आप उसमें क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कन्वर्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। बट जब फैन घूमता है ना, तो उसके कुछ कॉम्पोनेंट होते हैं, आपस में रोटेट करेंगे, घसेंगे थोड़ा, तो फ्रिक्शन होगा उसमें,
तो फ्रिक्शन के चलते कुछ हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी में भी कुछ ना कुछ आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो मतलब आप जितना उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया ना, वो उतना ही पूरा टोटली कन्वर्ट आपको मैकेनिकल एनर्जी में नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में लॉस हो जा रहा है। मतलब एनर्जी तो कहीं मतलब वेस्ट नहीं हो रहा आपका, बस वो कहीं ना कहीं दूसरे अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, आपके यूज़ में नहीं आ रहा। आपको यूज़ में क्या चाहिए था, आपको मैकेनिकल एनर्जी जिससे आपको हवा मिले, बट आपको साउंड और हीट एनर्जी से कुछ फर्क पड़ेगा, आपका फैन घूम रहा तो नहीं, तो वो आपके यूज़ में नहीं आया। आपका एनर्जी तो आप जितना दे रहे हो उतना उसके पास जा रहा है और वो उतना कन्वर्ट भी कर रहा है, लेकिन आपका यूज़ में सिर्फ थोड़ा सा ही और थोड़ा सा ही आया और बाकी सब जाके आपका वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया मतलब अपने लिए वेस्ट हो गया, यूनिवर्स के लिए तो वेस्ट नहीं हो रहा, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, हम बस ये समझाना चाह रहे थे आपको। तो एक्चुअल मशीन क्या होता है, वही हमारा डेली लाइफ वाला, और ये हमारा हो गया फेक। ऐसा मतलब करना नामुमकिन है। वो करने के लिए आपको फिर जो फैन होगा ना, फैन को मासलेस करना पड़ेगा, उसके बीच में जितने भी कंपोनेंट है सब रिजिड होने चाहिए, सबके फ्रिक्शनलेस हो। तो ऐसा मतलब सोच रहे हो कोई एक फैन हो जिसका मास हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बस समझाने के लिए कहा जा रहा है कि जिसका एफिशिएंसी 100% होगा उसको कहते हैं आइडियल मशीन। अब एफिशिएंसी क्या होता है वो भी अभी तक नहीं समझा, उसको समझाते हैं। एफिशिएंसी मतलब आपका, जैसे मान लो एक मशीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मशीन है, ठीक है, इसका एफिशिएंसी दिया हुआ 80%। ठीक है, एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में ही दिया रहता है। 80% आपका दिया हुआ मतलब ये कह रहा है ना कि आप जितना भी इसमें इनपुट एनर्जी दोगे ना, इनपुट एनर्जी, उसका सिर्फ 80% ही आपको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। बाकी का आपका जो 20% होगा वो आपका हो जाएगा लॉस, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस मतलब वो एनर्जी आपका यूज़ में नहीं आ रहा, मतलब वो एनर्जी आपका काम के नहीं है। वो मशीन के चलते जो आपको एनर्जी मिलेगा, आपको सिर्फ आउटपुट में 80% ही मिलेगा, बाकी 20% आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी का एफिशिएंसी है 60% मशीन का, ठीक है, तो आप मान लो उसमें 100 यूनिट कुछ एनर्जी दिए इनपुट का, ठीक है, तो वो आपको यूजफुल आउटपुट में जो होगा ना, आपको सिर्फ 60 यूनिट ही आपका यूजफुल एनर्जी आपको लाके देगा। बाकी आपका 40 यूनिट जो है आपका एनर्जी, वो आपको जाएगा लॉस मतलब जो आपके यूज़ में नहीं है, कहीं ना कहीं अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, बट उसका आपको कोई दरकार नहीं, आपको उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से आप कह लो आपके लिए वो लॉस हो जा रहा है एनर्जी का। ठीक है, तो आपको इसमें इतना ही समझना था। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में। क्या बोले, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, एज वो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा पूछने वाला है। ठीक है, वो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अब इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, एक कंपनी का नाम है ना मान्यवर, ठीक है, हम ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ठीक है, बस बता रहे हैं, एक कंपनी का नाम है ना मान्यवर। तो आप इससे इसको रिलेट कर दो, मान्यवर टाइप्स, याद करने के लिए बस ऐसा। ठीक है, अगर आपको अगर लेना है तो लो, नहीं लेना तो अपने मन से जैसे याद करना याद करो। हम बस याद करने का तरीका बता दें कि मान्यवर से आपको ये रिलेशन याद आ जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वेलोसिटी रेशियो का भी, एफिशिएंसी का भी एक फॉर्मूला बन सकता है कि वो मैकेनिकल एडवांटेज और आपका वेलोसिटी रेशियो का, ये दोनों का ही रेशियो आपका एफिशिएंसी आ सकता है। ठीक है, अब एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये ना हर मशीन का कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक मशीन का अपना वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है। जैसे ही वो मशीन बन के आता है ना फैक्ट्री से, उसी समय इसका वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। भले वो 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ भी हो जाए उसके साथ, मशीन के साथ कुछ भी, उसका वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये वेलोसिटी रेशियो है ना, वो असल में उसका मशीन का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक मशीन में कितना नंबर ऑफ गियर है, या फिर गियर में कितना नंबर ऑफ टीथ है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो आपका जो वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला, भले आपका मशीन कितना भी पुराना हो जाए, ख़राब हो जाए, आपका वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और वेलोसिटी रेशियो को एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है। एफिशिएंसी चाहे आपका 100% ही क्यों ना हो, वेलोसिटी रेशियो आपका तब भी कांस्टेंट रहेगा। अगर एफिशिएंसी आपका 50% भी होगा तो भी आपका वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होगा।
एफिशिएंसी से फ़र्क पड़ेगा सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज को फ़र्क पड़ेगा एफिशिएंसी से, बाकी वेलोसिटी रेशियो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये रहा वो फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। आप सिंपली इससे निकाल सकते हो आपका मैकेनिकल एडवांटेज, इससे निकल जाएगा, ठीक है। और एक और बात, आइडियल मशीन जो होता है ना, इसमें आपका वेलोसिटी रेशियो और आपका मैकेनिकल एडवांटेज दोनों सेम रहता है, ठीक है। और आपका जो एक्चुअल मशीन होता है ना, इसमें आपका जो वेलोसिटी रेशियो होगा ना, वो हमेशा आपका मैकेनिकल एडवांटेज से ज़्यादा होगा। एज वेलोसिटी रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला, बस मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा घट आएगा, एज एफिशिएंसी कभी भी एक्चुअल मशीन का 100% नहीं होने वाला, तो उस वजह से थोड़ा घट आएगा, तो ये वेलोसिटी रेशियो से थोड़ा कम आएगा। वरना आइडियल मशीन में देखा जाए तो अगर मान लो एक्चुअल मशीन का भी एफिशिएंसी 100% हो गया, तो यहाँ पे भी वो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, मतलब दोनों बराबर आ जाएंगे। बट एक्चुअल मशीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें एफिशिएंसी 100% ला सको, तो ये कंडीशन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट करने ऐसा है तो आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम लोग लीवर्स के ऊपर, ठीक है। तो लीवर सिंपली देखा जाए ना, तो लीवर एक सिंपल एक लंबा सा बार होता है, बार कह लो या रॉड कह लो, बात बराबर ही है। वो एक पॉइंट के अबाउट ना घूमता है, पॉइंट के अबाउट मतलब या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट को कहते हैं हम लोग फल्क्रम, ठीक है। आइए इधर बोर्ड पे समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या, वो लीवर क्या होता है, एक सिंपल रॉड होता है, ठीक है। वो एक पॉइंट के अबाउट मूव करता है, ठीक है, आगे पीछे कैसे कैसे मूव करता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट वो घूमता है, इसको कहते हैं हम लोग फल्क्रम, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट ये मूव करता है, ठीक है। अब इसका एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट में मान लो आपका लग रहा है एफर्ट, और इस पॉइंट पे आपका कहीं है लोड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट वाला बात है समझने वाला कि एफर्ट का डायरेक्शन और आपका लोड का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है। जैसे मान लो एफर्ट का डायरेक्शन क्या कर रहा है, इस चीज़ को क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपका जो लोड का है डायरेक्शन वो क्या है, वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन हमेशा रिवर्स रहना चाहिए लीवर का कंडीशन में, वरना क्या होगा, सोचो क्या होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर ये तो गोल गोल घूमने लग जाएगा ना, सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो ये एफर्ट और फल्क्रम के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग एफर्ट आर्म। उसी तरह इसको कहते हैं हम लोग लोड आर्म, ठीक है। और ये जो हमारा लीवर है ना, रॉड या जो भी रॉड बार जो भी है, ये हमारे एक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। वो प्रिंसिपल क्या, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, वही वाला प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो मान लो ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो क्या होगा, नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ठीक है, सिंपल फॉर्मूला में डालते हैं, क्या होगा इसका, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, या सिंपल आप इसको, इस डायरेक्शन को हम ए बोल दे रहे हैं और इसको बोल दे रहे हैं बी, मतलब एफ से लेके एल तक, एफ से लेके एल तक आपका है बी और एफ से लेके ई तक है आपका ए, ठीक है। इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, ठीक है। ये आपका सिंपल फर्स्ट वाला चैप्टर से डिराइव हो गया, ठीक है। तो एफर्ट के जगह हम यहाँ ई लिख दे रहे हैं, ई इंटू ए इज इक्वल टू लोड इंटू बी, ठीक है। अब दोनों को एक डायरेक्शन में भेज देते हैं, जैसे मान लो ए अपॉन बी इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, एफर्ट आर्म लोड आर्म, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको बता रहे, ठीक है। अब जरा देखो, लोड अपॉन एफर्ट, MELE, मेल से कुछ याद आया, मैकेनिकल एडवांटेज का आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ये वही तो नहीं है। तो सिंपल इस वाले चीज़ को हटा के हम लोग ये लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ एक लीवर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या क्या मालूम चल रहा है, आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज हम पहले पढ़ा था ना, कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल टू 1 आ जाएगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आएगा तो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे भी लगने वाला। बस यहाँ पे एफर्ट आर्म और लोड आर्म आ गया तो
अलग वे से समझेंगे। जैसे मान लो हमारा, इसको फॉर एक सेकंड के लिए ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, वरना बार बार बड़ा चीज़ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका ए बी के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारा ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। हमारा एफर्ट आर्म लोड आर्म से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। मतलब अगर हमारा लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों सेम रहा तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगा। मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, हमारा ना फोर्स मल्टीप्लाई करेगा ना स्पीड मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपका एफर्ट आर्म ज़्यादा रहेगा, लोड आर्म कम रहेगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 से ग्रेटर आएगा, मतलब आपका वो फोर्स मल्टीप्लायर ऐसा काम करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपका एफर्ट आर्म लोड आर्म से छोटा रहेगा तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आएगा, मतलब वो स्पीड मल्टीप्लायर ऐसा काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो अभी। अब इसके बाद बात करते हैं काइंड्स ऑफ लीवर, ठीक है। तो हमारे लीवर में ना 3 तरह के लीवर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। हम वो तीनों को यहीं पे बता दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो और आप ज़्यादा देर तक आप याद भी रख पाएंगे, ठीक है। कॉलम बना लिया जाए, ये आपका फर्स्ट टायर, ये सेकंड टायर, थर्ड टायर, ठीक है। अब उससे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक है, उसको ना रट लेना। फन लैंग्वेज इंग्लिश, ये असल में एक न्यूमोनिक्स है, ठीक है, ये समझने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को, ठीक है। इसका ना तीनों का फर्स्ट लेटर देखो, FLE, ठीक है। पहला में क्या आएगा, F, तो आपका सिंपल टॉपिक रॉड बना लो। वहाँ क्या लिखा हुआ है, F मतलब फल्क्रम, L मतलब लोड, E मतलब एफर्ट, समझने के लिए, ठीक है। वो F मतलब कि F आपका बीच में आएगा, ठीक है। F माने आपका फल्क्रम और आपका इस तरफ आ जाएगा एफर्ट और इस तरफ आ जाएगा आपका लोड, ठीक है। उसी तरह हम लोग सेकेंड क्लास भी बना लेते हैं, बाद में आपको एक एक करके समझाया जाएगा, पहले बना देते हैं कैसे दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या है, लोड, लोड आपका बीच में आएगा तो आपका एक कोना में आ जाएगा फल्क्रम और एक कोना में आ जाएगा आपका एफर्ट। उसी तरह आपका यहाँ पे बीच में क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, एफर्ट आएगा, सिंपल बात। इस तरफ आपका एक कोना में आ जाएगा फल्क्रम और एक कोना में आ जाएगा लोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया FLE, और ये इसको याद करने का भी एक तरीका बता दिए, फन लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद कर लोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास हलवा हो जाएगा, ठीक है, समझने के लिए। और एग्जाम में क्या होता है ना, आपका बेसिकली एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो अगर आपको ये मालूम चल गया ना, ये फिगर मालूम चल गया कि आपका एफर्ट बीच में है, फल्क्रम बीच में, कि लोड बीच में, तो आप अपने मन से भी एग्जाम्पल सोच के लिख सकते हो और वो पूरी तरह से सही होता है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं, इसमें देखो क्या होगा, आपका एफर्ट और लोड के बीच में मतलब मिड पॉइंट पे नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो एफर्ट आर्म है और आपका जो लोड आर्म है, ये दोनों इक्वल हो सकता है, बिल्कुल इक्वल हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 के इक्वल आ सकता है। और दूसरा, आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। एज अगर आप एफर्ट आर्म बढ़ा दो मतलब फल्क्रम को थोड़ा इधर घसका दो, आपका लोड आर्म छोटा हो गया, एफर्ट आर्म बड़ा हो गया, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। उसी तरह अगर आप लोड आर्म को बड़ा कर दो, मतलब फल्क्रम को इस तरफ घसका दो, तो आपका लेस देन 1 भी मैकेनिकल एडवांटेज आ सकता है, और वाइस वर्सा आपका वेलोसिटी रेशियो भी वही आएगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं आइडियल मशीन के बारे में, ठीक है, आइडियल मशीन के बारे में बात करें, एक्चुअल मशीन का भी हम जिक्र नहीं किए, ठीक है। मतलब आपका जो फर्स्ट क्लास होता है ना लीवर, वो आपका तीनों तरह से काम कर सकता है। पहला, या तो आपका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करें, दूसरा आपका स्पीड मल्टीप्लायर ऐसा भी काम कर सकता है, और फोर्स मल्टीप्लायर ऐसा भी काम कर सकता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए तो सिंपल एग्जांपल आपका हो जाएगा सीसॉ जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक है। इस तरह आपका फल्क्रम रहता है, इस तरफ एक बच्चा बैठे रहता है, इस तरफ एक बच्चा बैठे रहता है, ठीक है। एक बार ये ऊपर ही आता है, फिर एक बार ये नीचे आता है, फिर ऐसे होते रहता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखा जाए तो सीजर हो गया। सीजर कैसा दिखता है, थोड़ा ड्राइंग खराब है मेरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही खराब है। इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स है, तो ये आपका हो जाएगा फल्क्रम। आप इस तरफ से एफर्ट लगाते हो
और इस तरफ आपका लोड रहता है, ठीक है। अब आपका फुलक्रम बीच में, आपका लोड इस तरफ है, आपका एफर्ट इस तरफ है। आपका कैंची में क्या होता है, हमारा ये वाला लंबा होता है इसके मुकाबले दिस, तो ये वाला जो आपका क्या है लोड आर्म आपका ज़्यादा है, मतलब आपका एफर्ट आर्म छोटा है, मतलब आपका क्या आएगा ये वाला कंडीशन। और वो क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई, मतलब आप बहुत तेज़ी से सामान को काट सकते हो, जो भी क्लॉथ वॉथ कुछ भी रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्लास के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड क्लास में ध्यान से समझो हम क्या बोले। एफर्ट आर्म क्या होता है, एफर्ट से लेके फुलक्रम तक का दूरी को कहते हैं हम लोग एफर्ट आर्म, ठीक है। यहाँ पे फुलक्रम किधर है, इस कोना में, एफर्ट कहाँ है, इस कोना में। मतलब आपका एफर्ट आर्म क्या है, ये पूरा है एफर्ट आर्म, और आपका लोड आर्म क्या है, इतना ही सा है। तो यहाँ पे सिंपल आपको मालूम चल रहा है लोड आर्म, ठीक है। सिंपल आपको मालूम चला कि भाई कोई भी कंडीशन आ जाए, हमेशा आपका जो एफर्ट आर्म है ना, लोड आर्म से हमेशा बड़ा आने वाला है। मतलब आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आने वाला है। क्यों 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 क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। अब जब आपका एफर्ट आर्म ही हमेशा ही बढ़ाने वाला है, इस कंडीशन में सेकंड क्लास में आपका हमेशा ही बढ़ाने वाला है, क्योंकि देखो फुलक्रम और एफर्ट आपका एक एक कोना में ही रहने वाला है, और आपका बीच में कहीं लोड आने वाला है, तो हमेशा आपका ये बड़ा आएगा। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 आए मतलब ये हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर ऐसा काम करेगा, हमेशा ही फोर्स मल्टीप्लायर से काम करेगा। अब इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मान लो नट क्रैकर, आप यहाँ पे नट फंसा लियो, ठीक है। ये आपका हो गया फुलक्रम, यहाँ बीच पे आपका हो जा रहा लोड, और यहाँ से आप एफर्ट लगाओगे तो हो गया आपका सेकंड क्लास लीवर। फुलक्रम आपका इस कोना में, लोड आपका कहीं बीच में आ रहा है, आप यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो, आपका ये नट टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्स मल्टीप्लायर है, मतलब आप हल्का सा भी जान लगाओगे तो ये आपका ये नट टूट जाएगा, और आपको जो भी खाना रहेगा वो आप उससे खा लोगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्लास की तरफ, ठीक है। थर्ड क्लास में आपको सिंपली यहाँ पे भी देख के आपको मालूम चल रहा है कि एक कोना में आपका फुलक्रम है, एक कोना में आपका लोड है। तो आपका बड़ा आर्म कौन सा होगा, ऑब्वियसली आपका जो लोड आर्म होगा वो हमारे एफर्ट आर्म से हमेशा बढ़ाने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये एक एक कोना में रहेगा और ये भी हमेशा बीच में आने वाला है। तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो भी, एंड वेलोसिटी रेशियो, और ये दोनों हम आइडियल मशीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तीनों में हम आइडियल मशीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज बोलो या वेलोसिटी रेशियो बोलो, ये हमेशा आपका सॉरी लेस देन 1 आने वाला है, ठीक है। मतलब ये हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर ऐसा काम करने वाला, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लायर ऐसा हमेशा काम करेगा थर्ड क्लास वाला लीवर। अब इसका एग्जांपल देख लिया जाए तो इसका एग्जांपल हो गया आपका टोंग्स वो चिमटा टाइप, ठीक है। चिमटा क्या, यहाँ से आपका फिक्स है, ये आपका फुलक्रम हो गया। आप एफर्ट कहीं बीच में लगाते हो और आपका लोड, जैसे मान लो यहाँ रसगुल्ला फंसा हुआ है तो ये आपका लोड हो गया, ठीक है। तो आप पट रसगुल्ला को उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हो, तो मतलब आप स्पीड मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मान लो ये सैंड है, वो देखो जो घर बनता है तो वो एक स्पीड टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो उससे काम करते हैं, तो ये आपका इस तरफ फंसता है, ठीक है। ये आपका ऐसे हुक टाइप रहेगा, तो ये आपका फुलक्रम हो गया, इससे अबाउट ये मूव करता है, आप यहाँ से हाथ पकड़ के एफर्ट लगाते हो और ये आपका लोड हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका थर्ड क्लास लीवर में आता है। तो आप यहाँ पे सब कुछ नोट कर लो कि कौन से में मैकेनिकल एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जितना भी मैकेनिकल एडवांटेज का बात किया, सिर्फ हम लोग आइडियल मशीन का ही बात किया, क्योंकि अगर हम लोग एक्चुअल मशीन का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन मानते हैं कि मानो आपका मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो है वो आपका आया 2.5, ठीक है। कोई भी एक मशीन का फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, किसी का भी कुछ आया, उसका आया हमारा 2.5 मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो, और आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है 60% कह लो, या उसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.6 हो जाएगा। नहीं समझ आया, देखो 60% मतलब 60/100 कितना है, 0.6 आया, बस उसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें, ठीक है। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मान्यवर वाला एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग जानते हो, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी गिवन है 0.6 इंटू वेलोसिटी रेशियो, आपका यही होगा 2.5,
कर लो, ये 100 आया नीचे, 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2, 1.5। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल मशीन के लिए आइडियल मशीन के लिए था 2.5, लेकिन फिर जब एक्चुअल मशीन का बात की जिसका एफिशिएंसी आपका 60% था या 0.6 था, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूला से निकाल के आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हड़बड़ाने वाला जैसा कोई चीज़ नहीं है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए, और जगह के लिए हम ये ऊपर वाला पार्ट मिटाने वाला है, ठीक है। हम इसको रहने देते हैं क्योंकि इसी के ऊपर हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बारे में बताएंगे, और ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो है हमारा ह्यूमन बॉडी में ये सब लीवर कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। ये एग्जाम में हम लिख के दे रहे, आने वाले 1 या 2 नंबर का, तो ये आने ही वाला है, हम बता रहे। तो आपका जो फर्स्ट क्लास है ना, वो आपका नेक के ऊपर है, ठीक है। नेक के ऊपर, जैसे मान लो आपका बॉडी आपको जो दिख रहा है, ये आपका जो ज़्यादा पार्ट है ना सर का, आपको दिख रहा होगा ये आगे है। आगे मतलब इसका जितना भी लोड होगा ना, वो आपके चिन पे आ रहा होगा, ठीक है। चिन पे, जैसे अगर आप बेजान हो दो, मतलब यहाँ से आप एफर्ट लगाना छोड़ दो, स्पाइन से जो आप सीधे खड़े रहते हो छोड़ दो, तो आपका सर ऐसे नीचे गिर जाएगा मतलब आपका लोड ये जगह है, ठीक है। इधर आपका लोड है, और आपका सर किसके अबाउट घूमता है, ये नेक के अबाउट। तो जिसके अबाउट घूमता है वो क्या आपका यहाँ फल्क्रम है, और आप इसको सीधा कर कैसे रखते हो, हमारे स्पाइन से, ठीक है। स्पाइन वाले जो हमारे मसल है उससे आप कॉन्ट्रैक्ट करके इसको सीधा रखते हो। अगर आप स्पाइन से ना पकड़ना छोड़ दो ना, आपका सर ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ समझाते हैं अच्छे से। जैसे मान लो ये आपका थोड़ा अजीब सा बन गया, सर है, बड़ा सा सर है, ठीक है। आपका ये चिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका लोड है, जितना भी लोड आ रहा है आपका यहाँ पे, नेक के अबाउट आप घूमे रहे हो तो ये आपका फल्क्रम है, और हमारे स्पाइन से आप लगा रहे हो एफर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफर्ट, और ये देखो फल्क्रम आपका बीच में है लोड और एफर्ट का, तो ये हमारे कौन सा क्लास में आ जाएगा, फर्स्ट क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब सेकेंड क्लास लीवर का बात करते हैं। जैसे आप लोग जिम में जाते हो ना, तो वहाँ पे काफ रेजेस करके एक्सरसाइज होता है। आप क्या करते हो ना, आप अपने बॉल ऑफ फीट जो आपके पैर के नीचे, ठीक है, आप उस पर क्या कहते हैं, काफ को रेस करते हो, अपने बॉडी क्या कहते हैं, बॉडी वेट को आप अपने काफ से ऊपर तरफ लिफ्ट करते हो, ठीक है। तो आप इसके अबाउट मूव करें तो ये आपका हो जाएगा फल्क्रम, ये आपका बॉडी पार्ट पूरा हवा में रहेगा, तो ये बीच में कहीं आपका आ जाएगा लोड, आपका लोड इसी तरफ लग रहा होगा, और यहाँ आपका जो काफ मसल होता है, ठीक है, काफ मसल इस तरफ है आपका, तो यहाँ आप काफ से अपने पूरे बॉडी वेट को ऊपर उठा रहे होते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो, ये आपका बीच में आ गया लोड, और ये आपका आ गया फल्क्रम। तो आपका बीच में जब लोड आता है तो ये कौन सा क्लास हो गया, सेकेंड क्लास हो गया, ठीक है। ये थोड़ा पैर ऐसा समझ लेना, ठीक है। ये बॉल ऑफ फीट में आप यहाँ उठ रहे हो, और ये आपका एंकल हो गया, ये हवा में है, ठीक है, ये हवा में है, ठीक है। ये यहाँ से आपका लोड लग रहा है, ये वाला पॉइंट में लोड आपका लग रहा है, यहाँ से आपका ये फल्क्रम हो गया, आप ये काफ मसल से उठा रहे हो, तो यहाँ से आपका एफर्ट लग रहा है। थोड़ा डायग्राम मेरा ख़राब है, आप बुक में देख लेना, ठीक है। अब आपका थर्ड क्लास एग्जाम्पल लीवर का, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो हमारे आर्म से, ठीक है, तो आपका लोड कहाँ पे लाई करेगा, पाम पे, ठीक है। पाम पे लोड आपका लाई कर रहा है, ठीक है। आप इसके अबाउट इसको मूव करा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका फल्क्रम हो गया, और ये आपका लोड हो गया, और आप हमारे 4 आर्म वाले मसल से इसको लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका फल्क्रम इधर है, लोड इधर है, आपका एफर्ट यहाँ बीच से कहीं लग रहा है, तो आपका कौन सा क्लास हो जाएगा, थर्ड क्लास हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दे ही देते हैं। ये आपका बाइसेप मसल हो गया, 4 आर्म्स हो गया, ये आपका पाम हो गया। आप इसके बाद आपका जो ये एल्बो था ये फिक्स था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फल्क्रम, और आपका 4 आर्म से आप एफर्ट लगा देते हो तो ये हो जाएगा हमारा एफर्ट, और ये आपका लोड, ठीक है। जब एफर्ट बीच में रहता है तो ये कौन सा क्लास हो जाएगा, थर्ड क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो पहला पार्ट था मशीन्स का यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, और इस वीडियो में ही नहीं, अगर आपको कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड डाउट रहेगा ना, तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट नहीं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक तो लिंक आएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लो। जितना भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वहाँ पे आते रहता है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो
तो आप वहाँ चैट वाले सेक्शन में आके हमारा डाउट डाल सकते हो, और आपका जो डाउट होगा वो विदिन 1 से 2 दिन में आपका सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, एज वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, आपका नोट्स वोट्स भी वहीं मिल रहेगा आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आगे बात करेंगे पुली वुली वाले में, ठीक है, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय।